Our next principle is centralization and decentralization. Centralization refers to concentration of authorities in few hands or at top level. On the other hand, if we share decision making authorities with lower level, that is middle level and lower level management, is referred to as decentralization. यदि डिसीजन लेने का अधिकार कुछ लोगों के पास या सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हो तो इसे हम सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण कहते हैं। जबकि यदि अधिकार अधिक व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। A small organization can be well organized with the centralized technique. But in large scale organizations, there is need for the decentralization. फ्यूल कहते हैं कि सामान्यतः बड़े संगठनों में छोटे संगठनों की तुलना में अधिक डिसेंट्रलाइजेशन पाया जाता है, क्योंकि छोटे संगठनों में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होते हैं, उनका एरिया ऑफ वर्क कम होता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट या ऑनर अपने पास रख लेते हैं। इसके विपरीत बड़े संगठनों में जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, वहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स को अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। या हम कह सकते हैं कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा पाया जाता है। सेकेंडली, हम कह सकते हैं कि इफ एम्प्लॉयज आर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट, देयर इज नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। But if the employees are not fully trained, experienced and less in number, then there must be centralization. इसका अभिप्राय ये हुआ कि यदि हमारे एम्प्लॉयज कुशल है और योग्य है तथा उनके पास कार्य करने का एक्सपीरियंस या उन लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी हो, तो वहां पर हम डिसेंट्रलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि हमारे वर्कर्स नए हो, अकुशल हो या ट्रेंड ना हो तथा उनकी संख्या भी कम हो, तो यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करेंगे। Fuel says that decision making power must be properly balanced in an organization. इसका अभिप्राय ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बल्कि दोनों सेंट्रलाइजेशन एवं डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए ताकि हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बेनिफिट्स ले सके। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। नंबर 1, benefits of centralization as well decentralization. Number 2, fast decisions at operation level and strict control by the top level. Negative points. Number 1, complete centralization will result in delay in decisions. And number 2, complete decentralization will result in misuse of authority. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन एवं डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है तथा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। इसलिए सेंट्रलाइजेशन तथा डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स उठाने के लिए हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। Our next principle is scalar chain. According to Fuel, scalar chain is the line of authority and communication that transfer from top to bottom. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उच्च स्तर पे तथा निम्न स्तर पे कर्मचारी कार्य करते हैं तथा उच्च स्तर से निम्न स्तर तक की औपचारिक अधिकार रेखा को स्केलर चेन कहा जाता है। इसे हम दिए गए डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए टॉप लेवल पर कार्यरत है तथा ए के अंडर बी के अंडर सी के अंडर डी के अंडर ई के अंडर एफ के अंडर जी कार्य कर रहे हैं। इसी तरह ए के अंडर एल के अंडर एम एटसेट्रा कार्य कर रहे हैं। अब यदि टॉप लेवल द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन या कोई ऑर्डर लोअर लेवल को देना है या संप्रेषित करना है, तो ए बी को, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को तथा फाइनली ई जी को एक सीक्वेंस में उन ऑर्डर को या उन इंस्ट्रक्शन को संप्रेषित करता है। इसके विपरीत यदि लोअर लेवल का कोई एम्प्लॉय टॉप लेवल तक अपनी कोई रिक्वेस्ट, कोई सजेशन या कोई प्रार्थना पहुंचाना चाहता है, तो वह डायरेक्टली टॉप लेवल से वार्तालाप नहीं कर सकता है। उसे भी उसी सीक्वेंस में अपनी राय, शिकायत अथवा रिक्वेस्ट को टॉप लेवल तक पहुंचाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि जी अपनी कोई रिक्वेस्ट टॉप लेवल से करना चाहता है, तो उसे पहले एफ को अपनी रिक्वेस्ट देनी होगी, एफ ई को, ई डी को, डी सी को
सी बी को तथा फाइनली बी ए को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एवं कम्युनिकेशन की एक सीक्वेंस होती है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, अर्थात ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा टॉप लेवल से लोअर लेवल तक, तथा कोई सजेशंस, कोई कंप्लेंट और रिक्वेस्ट लोअर लेवल से टॉप लेवल तक एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस में चलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी हम इस सीक्वेंस को तोड़कर सेम लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इन केस ऑफ इमरजेंसी एफपी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, जिसे गैंगप्लैंक कहा जाता है। तो स्केलर चेन का अभिप्राय ये हुआ कि यदि टॉप लेवल लोअर लेवल तक कोई बात पहुंचाना चाहता है तो उसे टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस में चलना पड़ता है, तथा लोअर लेवल द्वारा टॉप लेवल तक अपनी कोई रिक्वेस्ट, कोई कंप्लेंट या सजेशन देना है तो उसे लोअर लेवल से अप लेवल तक उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलना होता है। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम इस सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकते। इन केस ऑफ इमरजेंसी जहाँ पे समय की कमी रहती है, हम सेम लेवल पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसे गैंगप्लैंक कहा जाता है। Our next principle is principle of order. This principle implies that there should be a place for material, things and the people in an organization. It means a place for everything and everything is in its place and the right man at the right place. यहाँ पर ऑर्डर से अभिप्राय आदेश देना न होकर व्यवस्था से होता है। फ्यूल कहते हैं कि अधिकतम कार्यकुशलता के लिए हमारे फिजिकल रिसोर्सेज तथा ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए तथा वे उसी पर्टिकुलर स्थान पर पाए जाने चाहिए। यहाँ पर फिजिकल रिसोर्सेज से हमारा अभिप्राय मटेरियल, मशीन्स या इक्विपमेंट से लिया जाता है, तथा ह्यूमन रिसोर्सेज से हमारा अभिप्राय वर्कर्स या हमारे एम्प्लॉय से लिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑर्डर फॉर द थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर and order for the people is called social order, and social order refers to selection of the right man at the right place. वस्तुओं के ऑर्डर को हम मटेरियल ऑर्डर कहते हैं तथा लोगों के ऑर्डर को हम सोशल ऑर्डर कहते हैं। इस प्रिंसिपल को मैं एक एग्जांपल की सहायता से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यदि हम मान लें कि अपने टूल बॉक्स को हम रूम नंबर 15 में रखते हैं तथा किसी वर्कर को यदि किसी टूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसे पता होना चाहिए कि हमारा टूल बॉक्स कहाँ पर है। इससे वर्कर टूल बॉक्स को सर्च करने में अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट नहीं करेगा। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति या सामान के लिए एक पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए तथा उन्हें उस पर्टिकुलर स्थान पर पाया जाना चाहिए। इससे व्यवसाय की क्रियाओं में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा तथा हमारी उत्पादकता एवं क्षमता में वृद्धि होगी। Our next principle is stability of tenure. It refers to no frequent transfers and terminations. फ्यूल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए एम्प्लॉयज टर्नओवर को मिनिमम किया जाना चाहिए। एम्प्लॉय या वर्कर को उचित एवं कठोर प्रक्रिया द्वारा सिलेक्ट किया जाना चाहिए। अगर हम किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उन्हें मिनिमम टाइम पीरियड उस पोजीशन पर बनाए रखना चाहिए ताकि वे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकें। मैनेजर्स को ये चाहिए कि वे अपने वर्कर्स में जॉब सिक्योरिटी की भावना को बनाए रखें। अगर वर्कर्स के मन में जॉब सिक्योरिटी की भावना नहीं होगी तो वे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे एवं वे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना चाहेंगे। यदि हमारे कर्मचारी हमारे साथ लंबे समय तक बने रहते हैं तो हमें निम्न बेनिफिट्स मिलते हैं: इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन गुडविल, less expenses on recruitment, selection and training, and last one is no wastage of time and resources. On the other hand, if the labor turnover is more, then the following negative effects will be there. It will create atmosphere of disbelief, decline in the reputation of the firm, increase in the cost of recruitment, selection and training, wastage of time in learning new job. क्योंकि नए वर्कर को रिक्रूट करने, उसे सिलेक्ट करने एवं उसे ट्रेनिंग की कॉस्ट ज़्यादा होगी तथा उन्हें नया कार्य सीखने में टाइम लगेगा। अतः ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को बनाए रखने के लिए कर्मचारी के कार्यकाल की स्थिरता ही हमारे लिए हितकर या बेनिफिशियल
होगी। Our next principle is principle of initiative. Principle of initiative refers to taking first step with self-motivation. It means employees should be allowed to express new ideas, give suggestions before framing the plans. फ्यूल कहते हैं कि इनिशिएटिव का अर्थ है टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमें अपने वर्कर को प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपने न्यू आइडियाज या सजेशन दे सके, उन विचारों को या उनके सजेशंस को अपने प्लान्स में शामिल कर सके। किसी भी प्लान को बनाने से पहले हमें अपने कर्मचारियों के विचारों को सुन लेना चाहिए और अगर उनके सुझाव अच्छे लगें तो उन्हें प्लान में शामिल कर लेना चाहिए। इसके द्वारा कर्मचारियों के मन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिलोंगिंगनेस की भावना जागृत की जा सकती है तथा यदि उनके विचारों को, उनके आइडियाज़ को, उनके सुझावों को किसी भी स्तर पर किसी भी प्लान में शामिल किया जाता है तो ये उन्हें उच्चतम स्तर पर संतुष्ट करती है तथा कर्मचारी उस कार्य को अपनी उच्चतम कार्य क्षमता के साथ परफॉर्म करते हैं। अब इस प्रिंसिपल के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 है इंक्रीज इन मेंटल ग्रोथ एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज। नंबर 2 इट इंक्रीजेज कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसका आंसर ये है लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन अमंग द एम्प्लॉयज। नंबर 2 पे आता है लैक ऑफ इनिशिएटिव में क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें अपने कर्मचारियों को उनके आइडिया या सुझाव देने का चांस दिया जाना चाहिए तथा यदि उनके आइडिया अच्छे लगे तो उनको बनाए जाने वाले प्लान्स में शामिल किया जाना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हो तथा वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना माने, अर्थात उनके मन में बिलोंगिंगनेस की भावना आए एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अपना पूरा सहयोग दे।